गुड इवनिंग एवरीवन। कनेक्टेड के प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लाइव को करते हुए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी थी और डर भी रही थी, क्योंकि मेरे साथ दो बहुत प्यारे लोग हैं। हाँ, रंगों वाली लड़की और घूमने और लिखने वाला लड़का। मतलब सोच के वाह! देखिए, हम जनरली हाँ, इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आज मिलिए ये डॉक्टर हैं, मिलिए जर्नलिस्ट हैं, मिलिए साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आज मैं मिलवा रही हूँ रंगों वाली लड़की से और घूमने और लिखने वाले लड़के से। क्योंकि मैंने अरे! जब सोचा मैं इन लोगों के साथ लाइव करूं, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि क्या हम लोग जैसे हम हैं अपने दिल की सुनते हैं। जब मैंने संजय और एकता की कहानी हाँ, सुनी, तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि इन दोनों ने लाइफ में अलग अलग टाइम पे कभी शायद ऐसा हुआ कि दिल की नहीं सुनी और दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी के फैसले लिए। पर फिर जब जिंदगी में उथल पुथल आई, तो दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, अपने हिसाब से अब हम अपने दिल की सुनेंगे और अब अपने फैसले खुद लेंगे। और मैं बहुत खुश हूं कि वो फैसले बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। तो एकता और संजय से ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि दिल का सुनने से, अपने दिल के सुनने से और अपनों के दिल की सुनने से क्या होता है। मतलब हम लोग अक्सर मेंटल हेल्थ में यही बात करते हैं कि एक दूसरे को सुनिए, आप एक अच्छा लिसनर बनिए। पर क्या एक्चुअल में हम लोग सबसे पहले अपने दिल की सुनते हैं? क्या हम अपने लिए एक अच्छे लिसनर हैं? तो मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आज के हमारे गेस्ट से। एकता नाहर रंगों वाली लड़की के नाम से जानी जाती हैं, रंग साजी की फाउंडर हैं, बहुत बहुत खूबसूरत कलाकार हैं। संजय शेफर्ड एक ट्रैवलर है, राइटर हैं। इनकी बुक मेरे पास अभी यही कहीं है। मैं हाँ, ये देखिए, तो संजय की बुक मेरे पास ही है। संजय बहुत अच्छा हाँ, लिखते हैं, खूब कहानियां हैं इनके पास ट्रैवलिंग को लेकर, घूमने को लेकर। तो एकता आपसे शुरू करना चाहूंगी। ये रंगों वाली लड़की, मतलब लोग जो होते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, आप रंगों वाली लड़की कैसे बनी? तो शुरुआत तो मेरी वैसे ही हुई जैसे हम सब बच्चों की होती है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप साइंस की तरफ धकेल दिए जाते हो, और अगर आप नहीं हो तो आर्ट या कॉमर्स, या जो छोटे शहरों की धारणा होती है बेसिकली। तो मैं साइंस में थी और इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक मैंने किया है। लेकिन जो मेरा कहते हैं ना, आप एक चीज कर रहे हो, फिर आपको करते करते शायद रियलाइज होता है कि आप दूसरी चीज करना चाहते हो, और हो सकता है वो दूसरी चीज भी आपके लिए नहीं हो, फिर आप तीसरी चीज फाइंड आउट करते हो। बट आपको अपना, आप खुद किस चीज के लिए बने हो वो आपको फाइंड आउट करते करते ही कभी ना कभी मिलेगा। अगर आप एक पहली बार में ही हिम्मत हार दोगे तो फिर शायद आप उस रास्ते तक नहीं पहुंच पाओगे। तो बस मैं भी, ऐसा नहीं है कि मुझे शुरुआत से ही पता था कि मुझे क्या करना है। बहुत सारे अलग-अलग रास्तों पर मैं चली, बहुत सारी चीज़ें अपने आप को एक्सप्लोर करते-करते फिर मैं यहाँ तक पहुँची, जिससे मुझे पता चला कि हाँ, एक्चुअली मैं यही करना चाहती हूँ। और मैं ये करके जो मेरा एक्चुअली मोटिव है, या जो मेरा कहते हैं ना स्वधर्म है, मैं उसके लिए बनी हूँ, तो वो फिर मैंने फाइंड आउट किया, तो मैं रंगों तक पहुँची, और फिर अभी रंगसाजी की मैंने शुरुआत की है। ओके। लेकिन एकता, लाइफ में एक टाइम ऐसा था जब एक नॉर्मल लड़की की तरह आपने पढ़ाई की और उसके बाद शादी की। पर उस समय शायद वो फैसले किसी और ने आपके लिए लिए थे। तो क्या उस समय आपके मन में ये आया था कि नहीं, मुझे खुद सोचना चाहिए, या उस समय आपको वो सब सही लग रहा था? और लाइफ में क्या दिक्कत आई और आगे क्या आपने फिर किया? सी ऋतु जी, फैसले लेने का हम सबके पास हमेशा मौका होता है कि हम अपने दिल की बात सुन सकें, है ना? पर क्या होता है, हमारे ऊपर हम खुद से एक एक्सपेक्टेशन का हमारे ऊपर खुद एक प्रेशर होता है कि हमें अपने आप को प्रूव करना होता है, चाहे वो अपने घर वालों के सामने, चाहे हम अपने ऊपर ही अपने एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं कि नहीं, हम ऐसे-ऐसे हैं। जो हम अपनी इमेज कैरी कर लेते हैं, देन फिर हम उसके हिसाब से ही चलते हैं। चाहे हमारा असली व्यक्तित्व उसकी तरह है या नहीं है, और वो प्रिटेंड करते-करते हम शायद जो खुद हैं वो कभी हो नहीं पाते। तो सबसे पहला जो चीज़ है ना, कि आपने कहा कि दिल की सुनो, जो कि हमारी लाइफ का नाम भी है। तो हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए कि हम जिस रास्ते, हम ऐसा तो नहीं कि हम कहीं किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए किसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो मैंने भी उस टाइम पर जो किया, वो मुझे लगता है कि शायद मेरे अपने ऊपर, मैंने, मेरा खुद का दबाव था
कि एक एज होती है पढ़ाई के बाद, फिर नौकरी के बाद शादी, और वही मुझे भी फॉलो करना है, ठीक है। बट बच्चों के लिए जो हम कहना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स को अपना जो बिहेवियर कंट्रोल जो बच्चों का हम करते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करोगे, एक छोटे एज में आप ये नहीं करोगे ये करोगे, तो एक आप बच्चे के लिए एक इमेज बना देते हो और बच्चे को उसमें फिट करने की कोशिश करते हो। जबकि हम खुद भी जब कभी कभी जब हम बच्चे रहे होते हैं, पेरेंट्स जब बच्चे होते हैं, तो वो भी शायद उस इमेज से हमेशा तोड़ने की कोशिश करके, हम अपने टाइम में हम सब ने क्रांति की है और हम सब लड़के रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी बच्चों के लिए वो इमेज नहीं कैरी करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। और हमें खुद भी, मुझे लगता है कि मैंने जब एक टाइम आया कि जब मुझे लगा कि ये अब प्रेशर को छोड़ना चाहिए, इस समाज का ये जो अपनी छवि है उसको तोड़ के अपने आप से ही बाहर निकलना चाहिए, तब मैंने वहां से शुरुआत की। जो लोग एकता की बात सुन रहे हैं और शायद थोड़ा-सा ना समझ पाएँ, तो अभी मैंने कुछ समय पहले ही एकता के ऊपर एक स्टोरी की है ज़िंदगी विद ऋचा में। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप इस लाइव के बाद ज़िंदगी विद ऋचा पे जाकर एकता की वो स्टोरी देख सकते हैं। सो एकता एक दतिया की रहने वाली है, एक आम लड़की की तरह उसकी ज़िंदगी चल रही थी। पढ़ाई के बाद उसने शादी का फैसला किया, पेरेंट्स ने शादी की, पर वो नहीं चल पाई, वो सफल नहीं हुई, उसमें कुछ दिक्कतें थी। पर वो दौर ऐसा आया कि एकता डिप्रेशन में गई और काफ़ी खराब दौर रहा। 5 साल तक एकता शायद अपने आप को ढूँढती रही और खुद से ही लड़ रही थी। पर उस समय एकता की ज़िंदगी में रंग आए और एकता को फिर से याद आया कि मुझे तो रंगों से प्यार है, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ। और एकता ने अपने आस-पास जो भी चीज़ें थी अवेलेबल, जिसे हम तो कचरा समझते हैं, पर सोच के देखिए, वो लड़की जो खुद को ढूँढ रही थी, उसको कचरे में भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखी और उसने रंगों को और उन स्क्रैप की चीज़ों को मिलाकर बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई और रंगसाज़ी की शुरुआत वहाँ से हुई। ना खुद डिप्रेशन से वो बाहर निकली और बहुत सारे लोगों के घरों को वो उनकी बनाई क्रिएशन सजा रही हैं। सो एकता आपसे मैं आगे बात करूँगी। उससे पहले संजय से अब मैं बात कर लेती हूँ क्योंकि संजय को हम तब से जब से लाइव शुरू हुआ देख रहे हैं। पहले वो कार में थे, फिर वो आए, एक रूम में बैठे, दूसरे रूम में बैठे, मतलब वो अभी तक दिखा रहे हैं कि भैया वो ट्रैवलर है, वो आराम से बैठ के नहीं होने वाला है। संजय मतलब मेरा बहुत ऐसे ही इंटरेस्टिंग होता है बहुत घूमते लोग टहलते। घूमते-टहलते। सो अभी तो हाँ। बहुत से लोग ट्रैवलिंग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आपने ट्रैवलिंग को करियर बनाया और एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर। थोड़ा-सा हमें बताइए आप क्या करते थे और कहाँ से ये एकदम से जुनून आपको आया कि नहीं मुझे ट्रैवलिंग करनी है, ट्रैवलर बनना है? जैसे एक यूपी का सामान्य परिवार होता है, उस परिवार से मैं आता हूँ। एक जॉइंट फैमिली है, जहाँ हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है। तो मेरे साथ भी यही था। एक ऐसे परिवार में था, जहाँ 4 इंजीनियर थे, तो घर वालों ने सोचा एक डॉक्टर बन जाएगा। तो हमें साइंस पढ़ना पड़ा, बायोलॉजी ले लिया और मैं बीडीएस कर रहा था साउथ में, मंगलौर एक जगह है वहाँ पर। और फिर मुझे लगा नहीं, ये 25 दिन के बाद मुझे लगा नहीं, ये मेरे मन का नहीं है। और वहाँ से जो थोड़ा-सा बगावत वाला तेवर है हल्का ही सौम्यता के साथ आया और अपना बीडीएस छोड़ के मैं दिल्ली आया और मास कॉम करा। तो मास कम्युनिकेशन करते-करते ही जो है पढ़ाई-लिखाई का सिलसिला शुरू हुआ और लेखन की तरफ रुचि पैदा हुई। लेकिन 2013-14 में समझ में आने लगा था कि मेरी दुनिया कोई और है, ना? मैं कुछ और चाहता हूँ, कर कोई कुछ और रहा हूँ। लेकिन जो एक परिवार का होता है ना कि सबको एक अच्छा करियर चाहिए और अच्छी सैलरी चाहिए और अच्छी स्टेटस वाली नौकरी चाहिए। तो मैंने शुरुआत किया बालाजी टेलीफ़िल्म से। मुंबई में मास कॉम करता था, वहाँ पे बालाजी टेलीफ़िल्म के लिए मैंने लिखना शुरू किया। फिर निम्बस कम्युनिकेशन के लिए लिखना शुरू किया। एक सीरियल आता था दिल से दूर दिल के पास, उसके मैंने करीब 1.5 साल तक उसको मैं लिखता रहा उस सीरियल को। फिर मुझे ये सारी चीज़ें चल रही थी और इसी टाइम पे मैंने बीबीसी जॉइन किया और बीबीसी पहले बीबीसी एशियन नेटवर्क के लिए काम करता था, फिर बीबीसी ट्रैवल में गया। तो मुझे लगा यार फिर से मेरा एक ज़ोन जो बना ना कि समझ में आया कि मैं बचपन से ही ट्रैवलिंग करना चाहता था। और एक बात जो सबको
कम पता है चाहे नहीं, मैं मतलब एक ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ जो शेफर्ड कम्युनिटी है। तो जो मेरा नाम है संजय शेफर्ड, वो मेरे कम्युनिटी से है। और वो शेफर्ड्स होते हैं, भेड़ पालन वहाँ पर होता है। तो ये जो कम्युनिटी है हाफ नोमैड कहलाती है, क्योंकि ये इनका एक अस्थाई घर होता है, पर जो परिवार के एक दो मेंबर होते हैं वो 4-6 महीने के लिए एक बार निकल जाते हैं अपने भेड़ों के पीछे। तो निकल जाते हैं, फिर वो बरसात बिता देंगे, एक मौसम बिता कर ही वापस आते हैं। तो मेरे साथ भी यही था, और मुझे लगा कि यार ये तो ट्रेवलिंग में मेरा ही पैशन मिल रहा है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन चुनौती यही थी कि किस तरह से, मतलब ये तो जॉब है और यहाँ काफी कुछ मेरे मन का है, लेकिन पूरी तरह से मेरे मन का नहीं है। तो मेरे मन में आया कि यार मुझे भी घूमना है, मतलब नदी के किनारे सोना है, टेंट लगाना है, चांद तारों को देखना है। तो ये सब बस एक दिमाग में चलता रहा। और ये है, एक ये बात है करीब 10 अक्टूबर की, और मेरा बर्थडे होता है। और उस दिन मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे ये ही करना है, ट्रेवलिंग ही करना है। और मैंने जो कुछ भी मेरे दिमाग में था, मैंने कुछ नहीं सोचा, उसको पेन डाउन किया और फेसबुक पे डाल दिया कि मैं 1 महीने की ट्रिप पे निकलूंगा, और बिना पैसे के निकलूंगा, साइकिल से घूमूंगा, किसी किसी घाटी में सोऊंगा, आसमान के तारे, जितना पैशन होता है उसी आर्टिकल में मैंने लिख दिया था। और उसके पहले बहुत ही ताज्जुब की बात है कि पहाड़ के नाम पे सिर्फ मैंने मसूरी देखा था, और मैं पूरा हिमालय घूमने का वो पूरा सिनेरियो बना चुका था। और ये जैसे ही पोस्ट डाला, ये 2016 की बात है, और उस पोस्ट को सबने बहुत अलग तरह से लिया, लोगों ने शेयर किया, लोगों ने इस चीज पे बहुत ही सीरियसली, बिग एफएम ने एक शो किया, पटना नाउ ने उस पे आर्टिकल लिखे। और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने लिख तो दिया है इतना कुछ, और आप मैं करोगे। ट्रेवलिंग कैसे निकलूंगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और चीजें होती हैं कि कई बार हमारे जो सपने होते हैं सच के इतने करीब होते हैं, फिर भी हम डर जाते हैं। तो मेरे साथ भी ये डर और साहस एक साथ चल रहा था। मतलब वो जो डर और साहस को एक साथ जीने वाले लोग होते हैं, तो उनकी दुनिया थी मेरी। तो मुझे डर भी लग रहा था, जाऊंगा तो कैसे रहूंगा, बिना पैसे के कैसे रहूंगा, और नहीं जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, अब पूरा मीडिया में फैल गया है। तो मैं, मेरे साथ ही 31 तारीख तक रहा, पर 31 तारीख की रात में मैं साइकिल लेके निकलता हूँ, और पूरा उत्तराखंड जितना है 52 दिन तक घूमता रहता हूँ, और बिना कोई पैसा खर्च किए। और उसी दौरान पे होता है कि लोग कहते हैं कि बहुत सारे सवाल होते हैं, मेरे मन में भी सवाल थे, और बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं। नोटबंदी सेम टाइम पे हो गई थी, तो जिन लोगों के पास पैसे खर्च करने की कैपेसिटी होती है, मेरे लिए 400 500 200 खर्च कर सकते थे, तो नोटबंदी में वो खुद लाइन में लगे हुए थे 2-2 हज़ार रुपए के लिए। तो वहां से मतलब एक वे मिल गया मुझे कि अगर मैं 52 दिन तक बिना पैसे के इस दुनिया में सरवाइव कर सकता हूँ, तो मैं ट्रेवलर बन सकता हूँ। और वही सिलसिला आगे बढ़ा। 38वें दिन मुझे मतलब एक स्पॉन्सर, वर्ल्ड राइडिंग फेडरेशन है वो मिले। फिर उन्होंने उस ट्रिप को पूरा स्पॉन्सर किया। फिर वो किसी तरह ट्रिप पूरी हुई, और पूरे होते होते संजय, आपका नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है शायद। तब तक हम एकता से बात करें। जी, तो एकता, जब आपने रंगों को चुना तो ऐसा नहीं आसान रहा होगा, या आपने जब उस शादी से निकल के फैसला किया कि अब मैं आगे अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगी, आपने अकेले रहने का भी फैसला किया था जब आप डिप्रेशन के दौर में थी, तो क्या आसान था? पेरेंट्स उस बात को, या दोस्त, या आसपास की सोसाइटी समझ पा रही थी, या आपके लिए ये था कि नहीं ठीक है जो जैसा समझे, पर मुझे अपनी सुननी है? नहीं, एक्चुअली दोनों ही नहीं था। मैं उस टाइम पे फैसला लेने की कंडीशन में ही नहीं थी, बिकॉज जब आप एक चीज छोड़ना चाहते हो और दूसरी चीज एक्सेप्ट करना चाहते हो, बट दोनों के बीच का भी एक फेज होता है जब आप
दोनों में ही से ही नहीं चुन पाते कि आप इससे निकल पा रहे हो या दूसरा आपके सामने कोई रास्ता ही नहीं है। पर एक्चुअली या हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं उस वक्त भी, कि या तो आप जो जिस जिस सिचुएशन में हो आप उसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके वहीं उसी से उसी के साथ लड़ते रहो सारी जिंदगी, या आप अपने रास्ते खोजने के लिए निकल जाओ। दोनों ही रास्तों में प्रॉब्लम आएगी, दोनों ही रास्ते टफ है, बट फैसला आपको करना ही पड़ेगा एक टाइम पे। तो बस मैंने दूसरा वाला रास्ता चुना। मुझे लगा कि बस यहाँ मतलब यहाँ तो खत्म हो ही चुका है, तो मुझे इस जिंदगी में ये फाइट करने से अच्छा है कि मैं दूसरी वाली फाइट करूंगी। दोनों ही रास्ते जब मेरे लिए टफ है तो मैंने अकेले रह के फाइट करना चुना। और उस टाइम पे वो फाइट जब रास्ता चुन तो लिया, तब आप अपने हिसाब से प्रॉब्लम्स का अंदाजा लगाते हो ना कि शायद ये प्रॉब्लम आएगी ये, लेकिन जब आप एक्चुअली रास्ते पर चलते हो तो जितनी आपने सोचा होता है उससे कई ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, और कई बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है जो हमने सोची भी नहीं होती है। तो मैंने भी जब उस रास्ते पे चलना शुरू किया, जब मैं अकेले घर छोड़कर आई और रहने लगी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो मैं कैसे डिप्रेशन में चली गई। और मुझे उस डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता था उस टाइम पर। हमारा जो कोविड से पहले डिप्रेशन तो बहुत ज्यादा टैबू था, कोविड के बाद हम लोग इस बारे में बात करने लगे हैं, कम से कम आपस में तो करने लगे हैं, डॉक्टर्स हम प्रोफेशनल हेल्प लेने लगे हैं, बट कोविड से पहले उस टाइम पर उतना कोई भी बात नहीं करता था। और इस बात से तो हर इंसान एक्सेप्टेंस हमारे अंदर नहीं है कि हमें डिप्रेशन हो सकता है, नहीं नहीं हमें कैसे डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन या तो बहुत जो करियर में सक्सेसफुल होते हैं या तो उनको होता है, या जिनका इकोनॉमिकल कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, ज्यादातर केसेस भी आते हैं मीडिया में तो उस तरह के, तो उतना ही पता था जो छोटी मोटी समझ के साथ। तो वो चीज आप एक सिचुएशन फेस कर रहे हो बट आपको पता ही नहीं है कि आप उस सिचुएशन में हो, तो आप हेल्प कैसे लोगे, आप किसी को कैसे बताओगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है। बुखार के सिम्टम्स या किसी बीमारी के सिम्टम्स हमें पता होते हैं तभी हम जाते हैं, और नहीं भी पता है तो हम थोड़ा सा बिहेवियर में हमारे जो चेंजेस आते हैं, बट मेंटली जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं उसको हम सीरियसली नहीं लेते। और एक और चीज है कि हमारे आसपास भी जो लोग होते हैं हम उनके लिए भी शायद उतने सेंसिटिव अभी तक भी नहीं हो पाए हैं कि हम उनके लिए भी उतने सीरियसली लें। और क्या होता है कि अगर आप अपने आसपास वाले किसी का भी डिप्रेशन के लिए मजाक उड़ा रहे हो, उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो आप उसे सुसाइड की तरफ धकेल रहे हो। आप उसे धकेल रहे हो कि उसके अंदर ये थॉट आए कि वो शायद उसकी जिंदगी के कोई मायने नहीं है। तो ये चीज से हमें मुझे जब मैं इस फेज से गुजर रही थी तो मैंने मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था, मैं अकेले पूरा टाइम बंद रहती थी कमरे में, रोती रहती थी, मुझे लगता था लाइफ में कोई मोटिव ही नहीं है। उसके पहले मैं एक मेरी राइटर की इमेज जो मैं कैरी कर रही थी, जो मैं लिख रही थी, मुझे लिखना पढ़ना बहुत पसंद है, जो कि मैंने खुद अपनी मर्जी से रास्ता चुना था। बीटेक की डिग्री के अलावा मुझे लिखना पढ़ना पसंद था, मैंने मीडिया में जॉब भी की और मैं अब मेरी किताब भी उस टाइम तक आ चुकी थी। और उसके बाद मुझे लगा मेरी लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है और मैं एक कमरे में बंद हूँ। मुझे जिंदगी ना मैं सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, ना अपने लिए ना अपने परिवार के लिए। लोगों को फेस करना मैंने एकदम ही छोड़ दिया। तो मुझे नहीं पता था वो मेरे ऊपर हंसेंगे या नहीं हंसेंगे, पर मुझे लगता था वो मेरे ऊपर हंसेंगे, बिकॉज मैं उस चीज से निकल नहीं पा रही थी। मुझे लगता था मैं किसी के भी सामने जाऊंगी तो वो मेरे ऊपर हंसेगा और वो मेरे बारे में ये सोचेगा वो सोचेगा, मतलब वो क्या सोच रहा है इसका काम भी जिम्मा भी मेरे ऊपर था कि मैं पूरा एक वो बना लेती थी चार्ट की वो क्या क्या सोच रहा होगा और मुझे उसके किस किस सवालों के जवाब देने हैं, और मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि उस वक्त मेरे पास सवालों के जवाब नहीं थे कि मैंने क्यों घर छोड़, मैं किस किस क्या करना क्या चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। तो वो फेज बहुत टफ था और उससे निकलते निकलते वक्त बहुत ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि मैं किसी से उस बारे में बात नहीं कर पाई। संजय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग आई गेस 13-14 साल तो ऑलमोस्ट हो गए हमारे, बहुत तो अच्छे दोस्त हैं, हमारी दोस्ती है। बट मैं संजय को भी उस फेज के बारे में नहीं पता था मेरे, तो मेरे इतने करीबी दोस्तों को भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ये उससे निकलने के बाद मुझे अब पता है कि मैं उस फेज में थी, मुझे निकलते वक्त भी नहीं पता था और मुझे उस फेज में रहते वक्त भी नहीं पता था। संजय आपसे हम बात कर रहे थे, नेटवर्क चला गया था, लेकिन आपकी बातचीत से 2 सवाल मेरे मन में आए बार बार।
एक तो आपने कहा कि आपने जी। पोस्ट लिखी और उसको लोगों ने बहुत अलग तरीके से लिया। देखिए, फेसबुक और सोशल हाँ। मीडिया पे डली पोस्ट को लोग वाकई में अलग तरीके से लेते हैं, पर जब बात अपनी जिंदगी में उन्हीं चीजों को लागू करने की आती है तो शायद वो अपने दिल की नहीं सुनते, जैसा आपने सुना। और दूसरा, जो बिल्कुल। फैसला आपका था उसमें सबसे पहले ना सुनने वालों में या सवाल उठाने वालों में अपने होते हैं। तो आप मुझे दोनों ही चीजें बिल्कुल। बताइए। पहले तो आपके अपनों का, आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? जनरली सपोर्ट नहीं मिलता ऐसे उसमें कि अच्छी खासी नौकरी हाँ, छोड़ रहे सबसे हैं, पहले यही था, महीने के आखिर बहुत में सारे। सैलरी आती है ना? वो सैलरी हम्म। नहीं आना, वो घर वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता होती है और खुद के लिए भी होती है। तो वही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि सवाल है, डर है, जिसके कारण लोग दिल की नहीं सुनते, अपनों की नहीं सुनते या फैसला लेने से डरते हैं। तो आपका क्या अनुभव रहा उसमें? मेरे साथ यही था कि जब सबको मैंने बताया कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो सबसे पहले जो ये घर पे बात बताने से पहले मैंने दोस्तों से कहना शुरू किया कि अब मुझे जॉब नहीं करनी है। तो सबका एक ही वो होता था कि इवन मेरे सीनियर भी थे जो बीबीसी में काम करते थे, तो उनका ये होता था कि हम सोच रहे हैं कि हमारी ये जो 57 साल की नौकरी है 60 साल की हो जाए, और तुम अभी 1.5 साल नहीं हुआ तुम छोड़ने की बात कर रहे हो। तो सबने यही बोला कि ये बहुत ही बचकाना कदम है, कोई ऐसा नहीं करता, स्टेबल जॉब है। इवन मेरी कंपनी भी मुझे नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एग्जिट इंटरव्यू होता है, तो उसको भी पास करना होता है निकलने के लिए। तो वो था। पर घर का भी किसी कोई मतलब, अगर आप मान लीजिए कि कोई भी आप अच्छी नौकरी में है, तो कोई ऐसा इंसान नहीं होता वो ये कहता है कि आप इसको छोड़ के अपने पैशन की तरफ जाएं। लोग इस बात पे भले सहमत हो जाएं कि साथ साथ करते रहो, घूमते रहो, इतनी छुट्टियां तो मिलती हैं, कर लेना। लेकिन कई बार ये होता है कि जब आप अपने मन का करना चाहते हो और आपका एकदम विल पावर ये कहता है कि करना ही है, तो अंदर से एक आवाज आती है, नहीं, सुनना चाहिए एक बार। थोड़ा सा, थोड़ी सी मतलब प्लानिंग की जरूरत पड़ती है कि 1 साल 2 साल प्लानिंग कैसे सरवाइव करेंगे। और मेरे साथ ये था, क्योंकि मैंने दिल्ली देख लिया था, मुंबई देख लिया था। नौकरी जो मैंने 13,000 से शुरू की थी, 1,10,000 तक पहुंच गई थी। छोड़ने वाला जब था मैं, तो 40% इंक्रीमेंट मिल रहा था। तो मुझे लगा यार, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ चीजें जब इतना वर्क कर रही हैं, तो यह भी वर्क करेगा, जो मैं सोच रहा था। तो सबसे पहले मुझे अपने विश्वास पर विश्वास आया, दूसरों की तो बाद में। पर जब एक छोड़ के मैंने नौकरी छोड़ दी, और मेरा ये था कि घर पे भी सबको पता चल गया, और मुझे लगता था कि मैं नौकरी छोड़ के अधिक से अधिक लोगों से मिलूंगा, बातें करूंगा। लेकिन 1 महीने तक यही, सच में यही हुआ, लोगों से मिलता रहा, बातें करते रहा। लेकिन 1 महीने बाद क्या होता है कि आप किसी को फोन करते हो तो आपके लिए खाली नहीं बैठा है। हम्म। बहन को फोन करता था तो स्कूल में होती थी, भाई को फोन करो वो जॉब पे है, दोस्तों को फोन करो वो कहते हैं वीकेंड पे मिलते हैं। तो मुझे लगा यार, मैं ही एक बेवकूफ इंसान था जो अपनी लाखों की नौकरी छोड़ दी। तो 1.5 महीने बाद मतलब निगेटिव फेज आना शुरू हो गया था। मैं मन में सोचने लगा था, क्यों मैंने नौकरी छोड़ी, और ऐसा नहीं होना था। तब उस समय मतलब था खार के एक बार पापा से बात करने की कोशिश की। तो मेरे पापा ने मतलब, एक ऐसे दुनिया के ऐसे इंसान हैं जो मुझे किसी भी बात के लिए नहीं रोका कभी। तो जब से मैं पैदा हुआ तब से किसी बात के लिए नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। तो उन्होंने बस मुझसे, मैंने मतलब उन्होंने भी ये बोला था शुरू में कि मत छोड़ो नौकरी, अच्छी नौकरी है, किसको मिलती है। और तब मुझे लग रहा था कि जो मेरा 1 महीने का और फेज भी था, तब मुझे लगा एक बार पापा से बात करनी चाहिए। तो जब मैं बात कर रहा था तो मेरा पहला वर्ड यही था कि मेरा डिसीजन गलत हो गया, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। नौकरी तो मैंने छोड़ दिया था, और बीबीसी के और बीबीसी छोड़ने के बाद आप क्या ज्वाइन करोगे मीडिया में, अभी तो बहुत कुछ है। लेकिन उस समय 2016 में बीबीसी के अलावा उससे बड़ा कुछ दिखता ही नहीं था। तो मुझे, तो पापा ने कहा कि जो कुछ है, अगर सोच समझ के छोड़ा था तो दोबारा मत ज्वाइन करना। तो थोड़ी सी हिम्मत आई उससे,
और फिर मैंने ये सोचा, फिर भी मेरे मन में पूरा वो नहीं आया। मुझे ये लगा था कि मैं 1 महीना 1.5 महीना घूम के आऊंगा, फिर से कुछ ज्वाइन करूंगा। और उसको मैंने बहुत ही सिंसियरली, जो 1 महीने की मेरी ट्रिप है जिसके बारे में अभी बताया, उसको जब मैंने करा, तो आप सोचो कि आप बिना पैसे के जब हम घूमते हैं, हमें लगता है हमारी लाइफ 50 साल है, 80 साल है, लेकिन जब मैं घूम रहा था मुझे जिंदगी एक दिन की समझ में आ रही थी। मेरा स्ट्रगल सिर्फ एक दिन का होता था। मुझे बस ये पता होता था कि आज का खाना कहाँ मिलेगा, बिस्तर कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए मैं 4 स्कूलों में जाता था, पिच करता था, करियर काउंसलिंग के लिए, राइटिंग वर्कशॉप के लिए, पोएट्री सिखाने के लिए। तो 4 स्कूल में कोई एक स्कूल तैयार होता था, क्योंकि किसी का भी विश्वास आप इतना जल्दी नहीं जीतते हो किसी भी फील्ड में। तो एक स्कूल कोई तैयार होता था, वो भी टीचर बाहर पीछे बैठे रहते थे, वो बोलते थे कि 10 मिनट आप क्लास लो, अच्छा रहेगा तो हम छोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरह से मैंने देहरादून में शुरू किया था जब पहली बार। तो जब मैंने पहली क्लास ली बच्चों की, तो मुझे याद है कि सारे बच्चे क्लास से बाहर निकल आए थे मेरे साथ। और फिर दूसरी क्लास ली, तीसरी, तो जहाँ एक दिन मुझे एंट्री नहीं मिलती थी, उसी स्कूल में मुझे 3-3 4-4 दिन के लिए लोग बुलाने लगे थे। जितने उनके चैनल थे अदर स्कूल, वो बुलाने लगे थे। तो ये एक रास्ता खुला कि मैं, ठीक है, आपको पिच करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी, मेरा ऑब्जेक्टिव है कुछ बनना है, एक दरवाजा खटखटाएंगे तो खुल जाएगा। हमें 4 दरवाजे, 5 दरवाजे, मतलब तब तक खटखटाना पड़ता है जब तक दरवाजे खुल ना जाए। तो वो मैं देखता था। लोग कहते हैं कि कैसे 52 दिन बिना पैसे के घूमे, तो मैं बताऊं, मैंने दूसरे दिन के लिए कभी सोचा ही नहीं, मौका ही नहीं था सोचने का। मतलब ऐसा होता है जिंदगी में। तो फिर दूसरे दिन दूसरा दिन शुरू होता था। ऐसा नहीं है कि तीसरे दिन के बारे में सोच पाए, दूसरे दिन भी वही स्ट्रगल होता था। दोपहर का खाना कैसे मिलेगा, शाम का खाना कैसे मिलेगा, बिस्तर कहाँ मिलेगा। अगर कहीं बिस्तर नहीं मिल रहा है तो 6 बजे से जगहें देखने शुरू हो जाती थी कि टेंट कहाँ लगाना सेफ रहेगा। तो मैं ऐसे चलता रहता था, जगह मुझे दिखाई देती थी, अरे यार ये तो नदी का किनारा है, यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह से चीजें शुरू हुई थी। और फिर आपको एक वाक्य बताता हूँ कि करीब 20 दिन बीत गए थे, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि भूखा रहना पड़ा। हर 20 दिन तक लगातार खाना मिलता रहा। एक जगह मैं जब, पुखाल एक जगह है, न्यू टेहरी में आता है, वहां गुजर रहा था, तो काफी देर तक मतलब पैदल जाते रहे, कोई घर ही नहीं आया। तो मुझे लगा यार, लग रहा आज खाना नहीं मिलेगा। और साइकिल से आप थोड़ी डिस्टेंस कवर करते हो दिन भर में, 10 किलोमीटर। तो फिर एक घर दिखा, और मुझे लगा यहाँ खाना नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं इतना सहज हो गया था कि जाके नॉक किया उस घर को, और एक महिला निकली, और मैंने सीधे उनसे बोला कि दीदी कुछ खाने को दे दो। वो मुझे ऊपर नीचे देखती रही, एकदम शॉक्ड है, लड़का कहाँ से आया है, एकदम बंजारो जैसा बैग पैक है, साइकिल है। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, मैं बोला दिल्ली से। और उन्होंने तुरंत बैठाया, पानी ला के दिया, खाना खिलाया। तो कई बार ना, जब आप सहज होते हो ना, तब भी चीजें बहुत सहज हो जाती हैं। और ट्रैवलिंग का एक ही है, ट्रैवलिंग का क्या, किसी भी चीज का एक ही है कि ईमानदारी से खुद को एक्सप्रेस करना सीखें। अगर हम अपनी बात किसी से ईमानदारी से कहते हैं तो वो सुन लेता है। और सहज जितना रहेंगे उतनी चीजें वर्क करती हैं। तो वो मेरी पहली ट्रिप थी, जब कुछ भी नहीं पता था। तो इस तरह से मैंने एक एक चीजें सीखी। अगर मुझे पानी चाहिए तो सीखा, खाना चाहिए तो खाना मांगना सीखा। मैं टेंट लगा रहा हूँ, कई बार टेंट लगाना सेफ होता है या नहीं होता है। गांव के बाहर कभी टेंट लगाते हैं तो गांव वालों को, चाहे किसी को भी, ये भ्रम हो सकता है कि आप कौन हो। कई बार ऐसे चोरी के खतरे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने सीखा कि अगर मैं टेंट गांव में लगा रहा हूँ तो कम से कम बगल वाले घर को पता होना चाहिए। तो मैं जाता था, किसी उस घर को बताने का भी एक ही तरीका होता था, मैं पानी का बोतल लेके जाता था, घर नॉक करता था, मैं बोलता था इसमें पानी भर दो। और जैसे ही पानी भरने वो भर के आते थे तो मैं उनसे बोल देता था कि मैं यहाँ पर टेंट लगा के सो रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 80% लोग तो ये बोलते थे, वहां क्यों सो रहे हो, घर में आ जाओ। तो, तो इस तरह से भी होता था। तो कई चीजें, जिस फील्ड में हम होते हैं, जिस तरह का काम करते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा लर्निंग की जरूरत होती है, जो आप एकदम मौलिक रह के ही सीख सकते हैं, करके ही सीख सकते हैं। तो बस घूमना संजय, भी ऐसे ही है। बिल्कुल। और आपके मैंने पास इस इससे दौरान मैं काफी कुछ सीखा।
आप जो किस्से बता रहे हैं मुझे इतना मजा आ रहा है कि मैं आपके किस्से सुनने के लिए बहुत सारे लाइव कर सकती हूँ, या बहुत सारी मजेदार बातें हो और सकती है। पर अभी जब जिसकी बात कर रहे हैं, आपने जैसे कहा हाँ, ना कि आपने एक एक चीज सीखी, या आपने जब जो पहला सोचा धीरे धीरे आप उस पर कायम हुए। अब एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, आपने बताया कि आपके फादर ऐसे हैं जो जिन्होंने आपको कभी नहीं रोका, तो शायद उन्होंने हमेशा आपके दिल की सुनी। तो मैं जो बात कर रही हूँ कि बिल्कुल। अपनों के दिल की सुनने से क्या होता है, तो अगर आपके फादर आपको हर तरह से सपोर्ट करते हैं, आपकी सुनते हैं, तो उसका क्या असर आप देखते हैं आपकी जिंदगी पर, आज आप जहाँ हैं? ये मैं पेरेंट्स के लिए चाहूंगी कि आप बताएं। दो चीजें हैं, मतलब पेरेंट्स, चाहे आपका परिवार आपसे, आपको, आपके बारे में कम सोचता है, वो सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचता है, और वो उसके अनुभव सोसाइटी से आते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं कि वो मतलब आपके लिए गलत सोचते हैं, पर उनको लगता है यार डॉक्टर इंजीनियर ज्यादा सिक्योर करियर है, तो जो बच्चा डिसीजन ले रहा है तो कहीं गलत ना हो जाए। चाहे ये होता है कि बच्चा तो अभी उम्र ही क्या है, अभी 15 साल का है, 20 साल का है। तो अगर पेरेंट्स कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो बच्चे को भी थोड़ा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो मेरे साथ ये अच्छी बात रही। पर जो एक सोसाइटी है ना, बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है, परिवार से ज्यादा सोसाइटी इम्पेक्ट करती है। तो सब लोग जब, मैं छोटी सी बात है, जब मैं आर्ट में बहुत अच्छा था, जैसे मुझे आर्ट पढ़ना अच्छा लगता था। जब मैंने मतलब 10th का एग्जाम दिया तो मेरे सबसे ज्यादा नंबर आर्ट वाले सब्जेक्ट में है। हिंदी में मैंने मतलब 99 नंबर लाया था मैं। और ये सीबीएसई का पूरा, सीबीएसई बोर्ड का रिकॉर्ड है, मैं सबसे ज्यादा अचीवर। और जो सोशल साइंस होता है उसमें अच्छे नंबर थे, 86 नंबर थे मेरे। तो मुझे लगा कि मुझे आर्ट पढ़ना चाहिए। तो मेरे घर वाले नहीं कुछ कहते, लेकिन मेरे जो मामा थे, चाहे फूफा जी थे, जो रिलेटिव थे, तो उनको लगा कि यार ये आर्ट पढ़ेगा तो कम से कम बोलो साइंस ले ले। और कम से मेरा कम। साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस समय हमारा दिमाग जो होता है ना, एकदम वो बच्चों का कच्ची मिट्टी का होता है ना, लोग समझा देते हैं और हम समझ भी जाते हैं। तो आपको मैं बताऊं, फिर मैंने बायोलॉजी लेके साइंस साइड पढ़ा। और इसका इम्पेक्ट ये हुआ कि मैं मतलब जो आर्ट की और सारी चीजें अपने विषय की सीख सकता था, तो नहीं सीख पाया। हालांकि बाद में मास कॉम किया, वो किया, तो थोड़ा कवर अप हो गया। तो परिवार तो हमेशा अच्छा चाहता है, लेकिन जब हमारे ही पेरेंट्स से दूसरा कोई बोलता है, हमारे रिलेटिव बोलते हैं कि नहीं इसको ऐसे करो, इन्होंने ऐसे कर दिया, तो वो आपको नहीं देखते हैं। वो जो एग्जाम्पल सेट है, बना बनाया एग्जाम्पल सेट है, जो बना बनाया फॉर्मेट है, उसको देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है इसमें सक्सेस रेट सही है। जबकि नई चीजें करने में हो सकता है कि 100% वर्क करे, नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो पेरेंट्स का ये होता है, मेरा मानना है ये है कि हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पर विश्वास करना सीखें। चीजें बदल रही हैं, दुनिया बदल रही हैं, और पेरेंट्स का विश्वास होता है तो हम एक्सप्लोर कर पाते हैं, एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। तो मुझे मतलब हालांकि मतलब बाकी लोग थे, बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट कर रही थी, मेरे पापा भी उस इम्पैक्ट में थे, लेकिन एट लास्ट जब मैंने डिसीजन लेना शुरू किया तो मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहे। और इसका ये हुआ कि आप, उस समय जब मैं उन्होंने कहा कि दोबारा मतलब छोड़ दिया तो मत ज्वाइन करना, तो मेरे दिमाग में कभी सेकेंड थॉट नहीं आया कि मुझे ज्वाइन करना है। तो दोबारा क्या हुआ कि जब मैंने शुरू किया अपना करियर ट्रेवलिंग में, जब घूमने लगा, स्पॉन्सर मिलने लगे, अवार्ड मिल गया, तब भी मेरी 2 साल तक की जो इनकम थी वो 20,000 साल की नहीं क्रॉस कर पाती थी। लेकिन तीसरे साल मैंने जो बीबीसी का मेरा पैकेज था, उससे कई गुना, मतलब लगभग 1.5 गुना ज्यादा हो गया था तीसरे साल। तो कई बार ये होता है ना, मैं ये सोचता हूँ अगर मैंने पहले या दूसरे साल भी ड्रॉप किया होता तो तीसरे साल वो नहीं मिलता। तो कई बार अपनी सफलता से हम थोड़े ही दूर होते हैं और हमें लगता है जीरो। मतलब 2000 का, 16-17 का टर्नओवर 22,000 रुपये है, और 2018 का, 17-18 का जो टर्नओवर है वो 22 लाख से भी ज्यादा का हो जाता है। तो कई बार ये होता है ना, आप अपने, जो हमारे सपने हैं, जो हमारे डिसीजंस हैं,
तो उसके साथ बने रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसको कई लोग इम्पैक्ट करेंगे, आप सोसाइटी भी इम्पैक्ट करती है, और आपके रिलेटिव भी इम्पैक्ट करते हैं, आपके क्लासमेट भी इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि एग्जैक्ट हम कहाँ खड़े हैं। एक बार ईमानदारी के साथ खुद को इवेल्युएट करने की जरूरत होती है, और वो मूल्यांकन हमने अगर कर लिया तो आधा रास्ता तो ऐसे ही आसान हो जाता है। तो मेरे आपकी लिए बातों से बहुत। मुझे बिल्कुल संजय, मुझे भी याद आ रहा है हाँ। आज से लगभग 10 साल पहले जब मैंने मीडिया छोड़ा था। मतलब उस समय पे मैं बिल्कुल आप वाली सिचुएशन में थी, बहुत अच्छा अर्न कर रही थी, पर मदरहुड के लिए मैंने क्विट किया। हालांकि मुझे बहुत सुनने को मिला कि यार बच्चे तो आप क्रच में भी छोड़ सकते हैं, कोई केयर टेकर रख सकते हैं, पर वो मेरा फैसला था। लेकिन जैसा आपने कहा कि उस फैसले में आपको बहुत से लोग कुछ कहते हैं, रोकते हैं, लेकिन आप कितना अडिग हैं इस पे डिपेंड करता है। और आज मैं एक अच्छी लाइफ बिता रही हूँ। और हाँ, ये भी साथ में कहना चाहूंगी कि बहुत से मीडिया में ऐसे लोग हैं जो अब मुझसे रेगुलर जब बात करते हैं, तो हर कोई कहीं ना कहीं अंदर से अपने काम से नाखुश है, एक अलग जिंदगी चाहता है जैसी वो बिता रहे हैं उससे अलग। लेकिन वो वही एक डर है जो उन्हें अपने दिल की सुनने से रोकता रहता है। एक था जब आपने भी उसके बाद रंग साजी शुरू करने की सोची होगी, या अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की सोची, तो तब भी शायद दिक्कतें आई ही होंगी। तो आप जैसे संजय ने बताया, अगर आप बता पाए यूथ को कि ठीक है लाइफ में बड़ी से बड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन वहां पर भी जब हम शांति से अपने दिल की सुनते हैं तो हमें रास्ता मिलेगा, हमें दिखेगा। बिल्कुल ऋतु जी, क्या होता है कि हमारा हर पेरेंट्स, हम इनिशियल स्टेज में ही ना पेरेंट्स अच्छा सोचते हैं कि हम जो बच्चों के लिए फैसले कर रहे हैं वो हमेशा हमारा अच्छा सोचते हैं, पर वो उस अच्छा सोचने के लिए वो बच्चों के फैसले खुद लेने लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा कभी खुद फैसला लेने की कोशिश करता है और उसके बाद वो फैसला उससे गलत हो गया, अगर जिस सही के वो के बारे में वो सोच रहा था वो नहीं हुआ, तो वो खुद को फेस करने से डरता है, या दुनिया को, या अपने इनफैक्ट अपने पेरेंट्स को फेस करने से डरता है। तो पहली सीढ़ी तो वही है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ सहज रहें। जैसे कि संजय ने कहा, उनको उनको हमेशा दबाव, जो सोशल प्रेशर है कि फूफा जी क्या कहेंगे, मामा जी क्या कहेंगे, एक्चुअली ये चार लोग क्या कहेंगे, कहते हैं ना भारत का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो वो चार लोगों से हटके हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपने बच्चे के साथ कितना सहज है, वो अपनी जिंदगी में हम उसे रास्ते दे रहे हैं चुनने के लिए या नहीं। कि उसके पास सिर्फ हमने रास्ते ही अगर नहीं छोड़े तो शायद वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंजाइटी कहीं ना कभी निकलेगी। तो पहली चीज तो पेरेंट्स, जो कि आज के जनरेशन में जो पेरेंट्स बन रहे हैं या पेरेंट्स हैं जो अपने जिनका जो बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग उन्हें ये ध्यान रखना है कि कभी भी ना हन बच्चे के ऊपर फर्स्ट आने का बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, बच्चे के अंदर शुरुआत से ही नहीं डालनी है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना बच्चे में डालते हैं या खुद भी अपने अंदर रखते हैं, तो हम हर जगह हमें हमेशा हार से डर लगेगा, और हमें जितना हार से डर लगेगा हम उतना खुश नहीं रह पाएंगे। कंपटीशन की भावना होनी चाहिए जो कि बहुत सहज है, बिकॉज जिंदगी में मैंने कहीं लाइन सुनी थी कि जीत की भावना जिंदगी की भावना से भी ज्यादा जरूरी है जीने के लिए। तो वो कंपटीशन की भावना अगर पॉजिटिव वे में है तो वो सही है, बट बहुत ज्यादा कंपटीशन में हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, तो हमारा जो मोटिव है एक्चुअली हम उससे बहुत हट जाएंगे। सेम चीज अगर हम बच्चों के साथ भी करते हैं, बच्चों के ऊपर हमेशा कंपटीशन में उसको रखते हैं कि फर्स्ट आना है फर्स्ट आना है, तो वो भले ही अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहा होगा, भले ही वो आ भी जाए, बट ऐसे हजारों लाखों स्कूल है वहां भी कोई ना कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा होगा। और वो सब सारे बच्चे जब एक दिन मिलेंगे और उनमें से कोई एक बच्चा फर्स्ट आएगा, तो वहां जो बच्चा हमेशा फर्स्ट आता था, जिसने कभी हारना नहीं सीखा, वहां वो हारेगा तो उसे दुख होगा, तकलीफ होगी। तो हमें अपने जो हम रास्ता चुनना चाहते हैं, या हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि हमें किस रास्ते पर बढ़ना है, ना कि ये कि हमें हमेशा कंपटीशन करते रहना है या सोशल प्रेशर में रहना है कि वो हमारा जो एग्जाम्पल सेट करते हैं फैमिलीज बच्चों के सामने, वो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कि
जिंदगी लाइफ स्किल सीखने की जरूरत है। लाइफ स्किल बच्चा सीख रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, समझ रहा है, उसके साथ आप उसको फैसले करने दें, भले वो सही है गलत है, उसे उसके फैसले के आप साथ खड़े रहें। उसे पता हो कि मैं कहीं भी, मैं गलत भी रहूं, मैं पेरेंट्स के पास वापस लौट के जा सकता हूँ, मैं उनके साथ बहुत इजीली बात कर सकता हूँ, या अपने कोई दोस्त हो हमारी जिंदगी में हम जिनसे इजीली हम बात कर सकते हो। तो अगर हम अपने अपने आप से अपनी बात, जो कि संजय ने भी कही कि अपने प्रति हम ईमानदार रहेंगे, तो हम अपने जो भी हमारे ड्रीम्स है या जो भी हम अचीव करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, वो हम कर पाएंगे। अगर हम अपने प्रति ईमानदार नहीं है, हम सोशल प्रेशर में कुछ कर रहे हैं या पेरेंट्स के दबाव में कर रहे हैं, हम उन्हें अपनी बात ही नहीं समझा पा रहे हैं, या हमने एक अपनी इमेज कैरी कर ली है कि हमें ये करना है, हम इस तरह के इंसान है और हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो वो सक्सेस बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। और वो आपका इंटरनल हैप्पीनेस, मेंटल हैप्पीनेस, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हम इस बारे में बात भी कर रहे हैं और बहुत जरूरी भी है आपके किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। आप जितना फिजिकली हैप्पी है उतना ही मेंटली हैप्पी रहेंगे, तभी आप अपने गोल को या अपना जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ पाएंगे। मेरे साथ भी सेम था कि जब तक मैंने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया था, रंगसाजी मैंने शुरू में अपने घर को जब मैं सजाने लगी छोटी छोटी स्क्रैप की चीजों से, बट मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे लगता था तो क्या मतलब, ये कोई करियर थोड़ी ना है, क्योंकि मैंने ना कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, ना मुझे आर्ट वर्क के बारे में मैंने कोई क्लासेस की थी, ना स्टडी। तो मुझे लगता था कि जो भी होगा मुझसे मुझे, मैं ये कर रही हूँ पर ये अपने लिए ठीक है, जब उसके आगे मैं क्या करूंगी। तो मैं, मेरा अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं उसमें, जब मैं खुद ही नहीं कुछ करती तो लोग मुझे कैसे पुश करते। तो जब मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाया कि नहीं, मुझे, मैंने अपना एक प्लान पूरा बनाया, उस प्लान के साथ में आगे बढ़ी। पेन डाउन करना बहुत जरूरी है। हम बचपन में कहते थे ना डायरी लिखना चाहिए, और ये, तो डायरी लिखना, भले ही आप क्योंकि कई बार हमारे आसपास नहीं होते वो लोग जिनसे हम अपनी बात पूरी तरह से वैसे ही कह पाए जो कि हम कहना चाह रहे हैं, भले ही वो हमारे ड्रीम्स भी के बारे में भी हो, या हमारे अपनी लाइफ के बारे में हो, या रिलेशनशिप के बारे में हो। तो डायरी जब हम पेन डाउन करते हैं तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो पहले हम पेन डाउन करें, प्लान्स करें। जब भी मैं और संजय भी कभी आपस में बात करते हैं, अपने प्लान्स कुछ डिस्कस करते हैं, तो संजय भी मुझसे हमेशा कहते हैं पेन डाउन करो। आज सुबह भी इनफैक्ट हम भी बात कर रहे थे। तो ये बहुत जरूरी है कि उसके, फिर मैं उस प्लान के साथ में आगे बढ़ी, तो वो रास्ते मुझे लगा अपने आप खुलते गए। मैं जैसे जैसे रास्तों पे आगे बढ़ते जा रही हूँ वो मुझे खुलते जा रहे, क्योंकि वो मैंने कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाया और उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ये जरूरी है कि हम अपने लिए ईमानदार रहें और सोशल प्रेशर के दबाव में फैसले ना करें। हम पहचाने खुद को और हम अपनी बात को रखना सीखें। हमें हर बार बगावती होना जरूरी नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स से अपने हमेशा क्रांति ही करें, या उनसे रिबेलियस रहें, या उनसे लड़के ही हम, क्योंकि हमारी और उनकी सोच में अगर डिफरेंस है, और हम उनको ये चीज, हमें समझाने का हमें पहले तरीका भी सीखना होगा कि हम उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। क्योंकि एक उम्र तक जिस इंसान ने एक जिंदगी इस तरीके से जी हुई होती है, उसके बाद उसको अपनी सोच बदलने में मुश्किल तो आएगी ही। चाहे हम भी अगर 50 ईयर्स के होंगे और उसके बाद हमको एकदम से कोई आकर कोई नई बात बोलेगा, भले सरकार भी जब बदलती है तो उसको भी एक्सेप्ट करने में हमें वक्त लगता है। कोई नया एकदम से सोशल या इकोनॉमिकल कोई भी चेंजेस होते हैं तब भी हमें वक्त लगता है। तो हमारे पेरेंट्स जो कि एक अपनी सोच के साथ आगे आए हैं, जिसमें उन्होंने सोसाइटी को सबसे ऊपर रखा है, अपनी खुशियों को भी उन्होंने मारा है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो अपनी खुशियों को भी मारते हैं। तो उनको हमें समझाने के, उनसे हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उनके साथ अपना वो बॉन्ड डेवलप करने की जरूरत है। अगर वो इनिशिएटिव उनकी तरफ से नहीं है तो हमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हम उनके साथ वो बॉन्ड डेवलप करें, उनको अपनी बात समझाएं और साथ में लेकर चलें। और पेरेंट्स का सपोर्ट अगर हमारे साथ होता है तो ट्रस्ट में फैमिली के सपोर्ट से बढ़ के कोई चीज नहीं है। बिकॉज आप हमेशा अपने आप को स्ट्रांग पाते हो। आपको एक जगह होती है जहां आपको लगता है कि आप हार भी गए तो आप लौट के वापस जा सकते हो, आप जाके रो सकते हो। आप उस फेज में नहीं जाओगे जहां आपको अकेलापन लगेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को साथ में लेके और अपने फैसले अपने बारे में सबसे पहले एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक तो बहुत सुंदर बात आपने कही कि अगर पेरेंट्स बच्चों की सुने, फिर उसके बाद बच्चा अगर फेल भी हो जाता है तो वो लौट के पेरेंट्स के पास जा सकता है। तो मैं यहाँ पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूंगी
हम अक्सर अभी खासकर देखते हैं कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे या युवा आजकल फेल होने पर ज़िंदगी खत्म करना ज़्यादा आसान समझते हैं, बजाए इसके कि वो लौट जाएँ अपने परिवार के पास या उनका सामना करें। तो कहीं न कहीं पेरेंट्स का ये साथ, बच्चों में ये कॉन्फिडेंस कि कोई बात नहीं, ट्राई करके देख लो, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत सी ज़िंदगियाँ बचा सकता है और आप पेरेंट्स के लिए बच्चे की ज़िंदगी से बड़ा तो शायद ही कुछ होता होगा। तो एक तो वाक़ई में मेरा भी ये मानना है कि जब आप अपने अपनों के दिल की सुनते हैं, तो उनके पास भी हमेशा एक दरवाज़ा खुला रहता है, सब दरवाज़े बंद होने के बाद भी, जहाँ से वो वापस लौट सकते हैं। तो बहुत जी, सुंदर मैं एक इसमें मैंने ऋतु जी एक और बात ऐड करूंगी। आपने जैसे बोला कि जब भी इस तरह के जो केसेस बढ़ रहे हैं, सुसाइडल या डिप्रेशन केसेस, तो यहाँ पे मैं ये वाली एक चीज बोलूंगी कि पेरेंट्स को जो पेरेंट्स का मैं कुछ कह रही थी, एक्चुअली मैं कहते कहते भूल गई। मैं आपसे बात कर रही थी एंड देन मैं भूल गई। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए प्लीज। ओके। सो एक तरह जैसे बताया, हिमांशु शुक्ला यहाँ हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि एज़ अ गार्जियन where to draw a line for children between freedom and misuse of freedom. Like sometimes children don't make right decision as freedom, so how to make believe them that they are not right. मतलब वही वाली बात है कि बच्चों को कैसे समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, या कहाँ पे जाके रुकना है, या बेटा एक बार सोच लीजिए कि ये बात शायद तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो संजय, आप अगर कुछ बताना चाहें, क्योंकि आपने तो बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैसले लिए। सही गलत का एक्चुअली हमारे पास मतलब कोई एक्यूरेट पैमाना नहीं होता है। जब हम किसी चीज को सही कहते हैं चाहे गलत करते हैं, वो स्थान, स्थिति और समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो सबसे पहले हमें उस सिचुएशन को समझनी होती है कि किस तरह से, किस तरह का परिवार है, किस तरह का बच्चे का बिहेवियर है, किस तरह से पेरेंट्स का बिहेवियर है। तो बहुत एक चीज नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब हम सही गलत पे आते हैं तो आप देखोगे कुछ साल पीछे आप जाओगे, 50 साल 100 साल पहले, वहाँ स्लेवरी लीगल थी, लोग गुलाम बनाते थे। गुलाम क्या, लोग पूरे देश को गुलाम बना लेते थे, उपनिवेश बनाए जाते थे। लेकिन टाइम बीइंग वो चीजें चेंज हुई। तो ऐसे चीजें चेंज बदलती रहती हैं। तो जब भी हमें समझना होगा, अगर हम किसी बच्चे को फ्रीडम देते हैं और या फिर नहीं देते हैं, उससे पहले एक अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा आपके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, कितना कम्युनिकेट कर रहा है। जैसा एकता ने भी कहा कि रिवेंज वाली भावना नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स भी वही चाहते हैं, आपका सक्सेस चाहते हैं और आप भी वही चाहते हैं, लेकिन उनके और हमारे समय में थोड़ा सा फर्क है, और वो जो फर्क है वो डिफरेंस पैदा करता है। तो वो जो डिफरेंस है उसी की वजह से थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। लेकिन हम किसी बच्चे को ये समझा पाते हैं कि ठीक है, अगर हम बचपन से हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव ये है, आपको ठीक है, आपका पढ़ाई है, आपका ठीक है, आप घूमिए और मुझे 80% नंबर चाहिए। तो ये भी एक टारगेट हो गया, लेकिन बच्चे को उसके अराउंड अगर आता है, 75 आता है, 85 आता है या फिर 80 आता है, तब भी वो जस्टिफाई करता है। तो मुझे लगता है कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, दोनों को एक लेवल पे आना पड़ता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। जब हम लोग भी जब एक लेवल पे नहीं आए थे, चाहे नहीं आते थे, तब हमें लगता था, मेरे पेरेंट्स को लगता था कि क्या कर रहा है, मुझे लगता था कि क्या कर रहा है। हमारी कई एक बार ऐसा भी हुआ कि 2-3 महीने हमारी बात ही नहीं हुई घर पे। तो उन्हें लगता था कि मैं गलत हूँ, मुझे लगता था कि वो लोग गलत हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मतलब चीजें वर्क की, और आज के टाइम पे जो लोग, जैसे मेरे मामा जी थे, बहुत खिलाफ थे कि तुम क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, घूम रहे हो। आज के टाइम पे वो सबसे ज्यादा मुझे प्रोजेक्ट करते हैं कि संजय ने अच्छा काम किया। तो कई बार ये होता है ना, पेरेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत होती है। तो कई बार नहीं बना पाते हैं, कई बार बना लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात वही आती है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को लेके क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सही है तो आज नहीं तो कल पेरेंट्स भी मान जाएंगे, हमारे रिलेटिव भी मान जाएंगे। बाकी एक दुनिया हमेशा साथ साथ चलती ही है जिस दुनिया में हम होते हैं।
बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, मेरा तो इसको एंड करने का दिल नहीं कर रहा है। तो लास्ट बस क्लोजिंग रिमार्क्स आप दोनों से लूंगी कि जी संजय, आपके पास भी ऐसे मैसेजेस आते होंगे डेफिनेटली। आप भी सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं, बुक लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, और एकता के पास भी आते होंगे, मैं देखती हूँ कि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है, या बिल्कुल बहुत से लोग फैसिनेट भी होते होंगे आपकी लाइफ को लेकर के, यार जैसे संजय ने कर लिया हम भी कर लें, या बहुत से लोग अफसोस भी करते होंगे मेरा भी बहुत मन है कि मैं अपने हिसाब से जीऊँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे नौकरी करनी है। तो हर आदमी अपना करियर लाइन चेंज नहीं कर सकता, बट क्या कर सकता है वो अपनी खुशी के लिए। अगर आप क्विकली हमें दोनों लोग अपना अपना रिमार्क दे दें। दो चीजें हैं। एक ये है कि अ, ये सबके साथ है। जैसे मैं किसी के लिए रोल मॉडल हूँ और मैं ट्रेवलिंग अच्छा कर रहा हूँ, घूमना अच्छा कर रहा हूँ, तो बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और ये उनके साथ भी होता है। वो अगर ट्रेवलिंग और राइटिंग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ, एक दो चीजें ऐसी होंगी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो हमें अपनी दुनिया बनानी है, किसी और की दुनिया पे नहीं जाना है, हमें अपने अपनी दिल की दुनिया सुनो। एक्सप्लोर करनी है। मुझे मुझे घूमना था, मेरा टैलेंट मुझे समझ में आया कि मैं घूम के अर्न कर सकता हूँ, नाम बना सकता हूँ, लिख के कर सकता हूँ। तो वो मेरी क्वालिटी मुझे समझ में आई। आपकी क्वालिटी हो सकती है कि घूमने और लिखने की बजाय पेंटिंग में हो, डांस में हो सकता है कि आप पढ़ने में भी इतना अच्छा हो, और पॉलिसी मेकिंग की तरफ आपका है तो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं। हाँ, तो सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है, तो उसमें हम सभी को अच्छा करना चाहिए। और रही बात बनने की, कोई चीज बनने की, चाहे वो ट्रेवलर बनना हो, चाहे राइटर बनना हो, चाहे कुछ भी आर्टिस्ट कोई भी बनना हो, दो चीजें होती हैं। पहला ये कि आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं, आप हॉबी के तौर पे देख रहे हैं या फिर प्रोफेशन के तौर पे देख रहे हैं। हॉबी के तौर पे देख रहे हैं तब तो आप, अगर हॉबी के तौर पे जब मैं भी घूमता था तो साल में 2-3 ट्रिप होती थी, और उससे मैं खुश हो जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको समझना होगा कि आप हॉबी के तौर पे घूम रहे हैं तो साल में 1-2 ट्रिप भी बहुत है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं ट्रेवलिंग को, तो आप ये मान के चलिए जैसे सारे कोर्सेज में आपको 2 साल 3 साल लगते हैं, तो आपको 1.5-2 साल की प्रॉपर लर्निंग की जरूरत पड़ेगी। आप जो जैसे हमें देखते हैं कि मैं घूम रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, लोग समझते हैं, जानते हैं, तो इस करियर को इनिशियल लेवल पे बता रहा हूँ, अभी का नहीं, लेकिन सच में हमने 1.5-2 साल कड़ी मेहनत की है। तो अगर आप कोई भी 2 साल मेहनत कर सकता है घूमने में, तो निश्चित तौर पर एज ए ट्रैवलर वो अपना करियर बना पाएगा, और बना लेगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि वो एज ए करियर इसको लेके कैरी कर पाएगा, लेकिन उसको 2 साल देना पड़ेगा, फुल टाइम देना पड़ेगा। वाह। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। कई बार ये होता है कि हम हॉबी के तौर पे देख रहे हैं और सोचते हैं अर्निंग क्यों नहीं। जैसे अभी मेरा फेसबुक मोनेटाइज हुआ तो कई लोगों ने कहा कि आपका फेसबुक मोनेटाइज हो गया, मेरा कैसे होगा। तो अगर आपका मोनेटाइज हो भी जाएगा, डेली आप उस पर वीडियो नहीं डालेंगे, तो वो फिर हट जाएगा 2 महीने में। तो आपको ये समझना होगा, अगर आप प्रोफेशनल तौर पे किसी चीज को देख रहे हैं तो 1.5-2 साल 3 साल आपको लगाना पड़ेगा। अगर हॉबी के तौर पे देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप खुश रहिए, जितना भी घूम पाते हैं उसमें खुश रहिए। और बाकी कभी किसी को लगे तो सोशल मीडिया पे हम लोग कनेक्टेड हैं, कभी भी मैसेज करें, कभी भी बात करें, बिल्कुल निसंकोच। हम्म। एकता, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? मैं ये कहना चाहूंगी कि अ, आज के टाइम में हम बहुत फास्ट फास्ट चीजें करना चाहते हैं। सब हमें लगता है कि कौन सा काम बहुत जल्दी किया जा सकता है। जैसे कि संजय घूमते हैं तो लगता है अरे ठीक है, फिर घूमने को ही करियर बना लेते हैं। मैं पेंट करती हूँ, या तो लोगों को लगता है अरे ये तो आसानी से कर सकते हैं, तो उस चक्कर में हमारी जो खुद की आइडेंटिटी है हम उसे खोकर हम उस रास्ते पर चलने लगते हैं जो कि शायद हमारा है ही नहीं। और फिर क्या होता है कि कुछ टाइम चल के फिर हमें उसे छोड़ना पड़ता है, बिकॉज हम उसे ज्यादा टाइम तक कैरी नहीं कर पाते हैं।
तो ये चीज जो कहते हैं ना कि अरे ये तो बहुत लकी है, बट उसके पीछे का जो एक सक्सेस, वो स्ट्रगल जो है, उस सक्सेस के पीछे का, हर किसी की अपनी स्टोरी होती है, हर कोई अपनी कहानी का हीरो होता है। तो आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक पहुंचे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि ये है मेरा, ये यहाँ तक तो मुझे पहुंचना ही है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप कहाँ से चल के और फिर कहाँ तक पहुंच रहे हैं, वो कहानी आपकी होती है, और उस कहानी में आपको जीतना है। तो वो आपको अपने लिए खुद तय करना है। वो आपको किसी से भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होना। इंस्पायर होना अलग बात है, बट आपको किसी से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होना कि अरे रील बना के 3 मिलियन फॉलोअर, 2 मिलियन फॉलोअर, चलो रील्स बना लेते हैं, फिर कंटेंट जैसे नहीं है, या वीडियो क्या करें हम उसमें, या पेंट करना है, या कुछ भी जो भी आपको, वो चीज पहले आपको उसके लिए प्लान करना बहुत जरूरी है। और प्लान के साथ उसमें शुरुआती दिनों में बहुत स्ट्रगल्स आएंगे। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि आपको खुद एक्सप्लोर करना है। सेकंड थिंग ये कि कहीं आप डिसाइड नहीं कर सकते कि बस इतनी जर्नी के बाद सक्सेस मिल ही जाएगी। हो सकता है किसी को बहुत जल्दी उसने एक रास्ता चुना हो जिस रास्ते में कम चुनौतियां आई हो, कोई एक ऐसे रास्ते पर चल रहा हो जहां पर ज्यादा चुनौतियां हो। तो सेकंड थिंग ये है कि हमें अपने डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करनी है। हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम्स बस इतनी ही आएंगी, हम प्रॉब्लम्स काउंट कर ले। प्रॉब्लम्स तो कभी भी आ सकती हैं, कितनी भी आ सकती है, बट हम उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। हम कितने तैयार, अगर हम तैयार हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी तो हम नहीं जाएंगे ना, तो हम डिप्रेशन में जाएंगे ना, हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो कंडीशन आएगी। हम उनसे लड़ लेंगे और हम उससे बाहर भी आ जाएंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत, तो हम, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं होती, तो हम छोटी सी बात से भी इतना हार जाते हैं, इतना अपने आप में टूट जाते हैं कि हमारा काम, हमारा पैशन, हमारे ड्रीम्स, हम सबको दांव पे लगा देते हैं। तो वो जो डिफेंस मैकेनिज्म हमें अपने लिए तैयार करनी है, कि एक बच्चा जिसने कभी हार ही नहीं देखी, वो बच्चा कभी हार को देखता है तो वो उसे उतनी सहजता से नहीं ले पाता है ना। तो वही चीज है कि अगर हमारी डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होगी, हम लड़ पाएंगे, अपनी चुनौतियों से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। ना कि ये कि कभी कोई मुश्किल ही ना आए, हम ये सोच के अपने भगवान से रोज दुआ करें कि भगवान हम खुश रहें या कभी कोई मुश्किल ना आए। नहीं, हमें ये सोचना है कि जो भी मुश्किल आए हम उनसे लड़ने के लिए तैयार रहें। तो ये चीज मैं कहूंगी कि वो, उसके लिए आपको तैयार रहना है। और कितनी भी चुनौतियां, अगर आपने एक रास्ता चुन लिया है कि मुझे ये करना है, अगर कुछ रास्ते पे आप चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, तो फिर मुसीबतें तो आएंगी ही, आपको उनको फेस करना है। आपका कोई टाइम नहीं है कि 1 साल ही आएंगी, 2 साल आएंगी, या जिंदगी भर आएंगी। हो सकता है वो जिंदगी भर है, बट आप लड़ते रहिए। फाइटर तो आप तभी कहलाएंगे कि आप लड़ रहे हैं और अपनी जर्नी के आप हीरो हैं। वाह, थैंक यू एकता एंड संजय, इतना इंटरेस्टिंग सेशन है। और मैं तो इसको बिल्कुल लगातार कंटिन्यू कर सकती हूँ। और संजय, आपसे तो मुझे अब ट्रैवलिंग के बहुत मजेदार किस्से सुनने हैं। इनफैक्ट लोगों को भी बिल्कुल। सुनने होंगे, वो अब वेट कर रहे बिल्कुल। होंगे कि यार कुछ और बता दे। लेकिन आप जी। दोनों से बातचीत से मैं एक चीज समझी और वो मैं कहना चाहूंगी कनेक्टेड के बिहाफ पे। हम लोग हर दिन अपने आसपास देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, जो जहां है वहां खुश नहीं है। बहुत कम लोग खुश हैं या खुशी महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग इस पूरी प्रोसेस में, जिंदगी की लड़ाई में, खुद से और अपनों से दूर हो रहे हैं, उनकी सुननी बंद कर दिया। तो चलिए आज एक कोशिश करें, आज जब अब रात में डिनर पे एक साथ बैठे तो पूछ ले सबसे कि कैसा महसूस करते हैं, या क्या आप जहाँ हैं वहाँ खुश हैं, और एक दूसरे से पता करने की कोशिश कीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं एक्चुअल में, और उनका साथ देने की कोशिश कीजिए। और युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि घर वापस जाकर लौटने से डरिए मत, घर ही है। मैंने एक बहुत सुंदर कोट पढ़ा था, घर बाहर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना लौट आने के लिए होता है। और मैं इसको बिल्कुल मानती हूँ। पेरेंट्स बेशक हमें डांट दें, लेकिन आखिर में वो सबसे एक सेफ प्लेस होता है। अपने परिवार, आपने अगर अपने अकॉर्डिंग फैसला ले भी लिया है और उसमें आप सफल नहीं भी हुए, तो भी बिल्कुल मत घबराइए। और बहुत जिंदगी है, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, बहुत सारे और चीजें, फिर एक नया सपना चुनिए और फिर लग जाइए। लेकिन अपनों का और अपना साथ मत छोड़िए, जिंदगी को थाम कर रखिए। जिंदगी ये बार बार नहीं मिलेगी। तो कनेक्टेड का यही मकसद है कि आप लोग खुश रहें, जिंदगी की वैल्यू करें, एक दूसरे का साथ दें। और थैंक यू एकता, थैंक यू संजय, आपने समय निकाला और बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। थैंक यू ऋतु जी, हमें भी बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। और सब लोग कह रहे हैं नाइस सेशन, बहुत सही बात। और संजय जी, आप
को सुन के तो लोगों को और मजेदार हो आ रहा है, वो भी जानना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स ने कब क्या कहा, आप कहाँ गए। थैंक यू सो बिल्कुल, मच, हम बहुत मजा आया। जब भी मौके आएंगे हम समय समय पे आते रहेंगे, बताते रहेंगे। जी, मैं एक बार और और फिर से कहूंगी, सब प्लीज संजय की ये बुक है जिंदगी 0 माइल, अभी जाइए, जिसके पास नहीं है अभी के अभी ऑर्डर करिए, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चलिए, थैंक यू संजय, थैंक यू एकता। थैंक थैंक यू। यू।